16 साल लग गए इस मूवी को बनने में। द गॉड लाइफ, जो एक सच्ची घटना पर बनाई गई है। लिटरली गाइस, ये फिल्म ऑस्कर डिजर्व करती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें नजीब नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो हकीम नाम के आदमी के साथ सऊदी अरेबिया पहुंचता है पैसे कमाने के लिए। फिर ये दोनों जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्हें लेने तो कोई आदमी आया ही नहीं होता। तो यार हकीम जो है थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिसे हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन नजीब अपनी लैंग्वेज मलयालम के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता, इसलिए उसे हर चीज हकीम समझाता रहता है। लेकिन दोनों को ही अरबी लैंग्वेज नहीं आती। वहीं नजीब सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों उसे कंपनी वाले लेने नहीं आए, जबकि वो उन्हें लेने आने वाले थे और उन्हें कहा गया था कि उन्हें एसी वाला कमरा मिलेगा और अच्छा खाना भी दिया जाएगा। हकीम के पास एक नंबर था पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग फ्राइडे को सऊदी अरेबिया आ गए थे और वहाँ इसी दिन सबकी छुट्टी होती है, यानी इनकी कंपनी बंद होगी, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा होगा। फिर नजीब और हकीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करें तो करें क्या। फिर वहाँ पर एक शेख आता है जो अपनी भाषा में कुछ पूछने लगता है, पर इन्हें तो इनकी बात कुछ भी समझ आई नहीं रही थी। तो वो कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि वो शेख बोल क्या रहा है। फिर वो उसे अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद वो कुछ बोलते हुए इशारों से उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। ये देख हकीम तो खुश हो जाता है और बोलता है कि यही शायद हमें लेने आया है। लेकिन उस शेख की गाड़ी देखकर उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। साथ ही वो शेख नजीब और हकीम को साथ में पीछे की तरफ बैठने को कहता है और फिर वो शेख से पानी मांगते हैं, लेकिन शेख उसे कोई जवाब नहीं देता। वहीं बीच सफर में नजीब और हकीम को नींद आ जाती है और फिर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को रेगिस्तान में पाते हैं, क्योंकि वो शेख उन्हें शहर से बहुत दूर एक रेगिस्तान में किसी के पास बेचने के लिए आया था। वो एक जगह हकीम को छोड़ देता है, वहीं दूसरी जगह नजीब को। नजीब कहता भी है कि हमें अलग ना करो, लेकिन वो शेख नजीब को मारने लगता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है। वहीं बेचारा हकीम चिल्लाता रहता है कि भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद वो शेख नजीब को भी एक जगह छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर जो शेख था उसी के अंडर नजीब को काम करना होगा, लेकिन अभी तक नजीब के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं नजीब का मालिक सोने के लिए चला जाता है। तब यहाँ नजीब ढेर सारी बकरियों और ऊँटों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी को देखता है, जो शायद तमिल बोल रहा था। ये लैंग्वेज भी नजीब को समझ नहीं आती और उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये भी यही भेड़ बकरियों का ख्याल रखने का काम करता है। इशारे से नजीब इस बुजुर्ग आदमी से पानी मांगता है, तो वो बूढ़ा आदमी एक पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है, जहाँ से नजीब पेट भर पानी पीता है। अब उसे सोना था, लेकिन वो सोए तो सोए कहाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ ना कोई बिस्तर था और ना ही कोई छत। इस खुले रेगिस्तान में वो कहाँ सोता। इसी बीच नजीब देखता है कि उसका मालिक टेंट में सो रहा है, तो वो भी एक कोने में अपना बिस्तर बिछाकर सो जाता है। नजीब अब अपनी जिंदगी को काफी मिस कर रहा होता है। एक्चुअल में नजीब हमेशा से गल्फ जाना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था जो लोग इंडिया में कुछ भी नहीं कमाते वो भी गल्फ से महंगी महंगी चीजें अपने घर लाते हैं। तो उसका भी सपना था कि वो भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। नजीब के एक दोस्त का जीजा लोगों को सऊदी भेजने का काम किया करता था, तो उनसे मिलकर नजीब सऊदी में जाने और नौकरी की बात कर लेता है और इसके लिए दोस्त के जीजा को नजीब ने 30,000 रूपए और मुंबई में वीजा बनाने के लिए 10,000 रूपए दिए थे। उसका सोचना था कि वहाँ पहुँचकर वो इन सब पैसों की भरपाई कर लेगा। और नजीब अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था और उसकी बीवी माँ बनने वाली थी, इसलिए नजीब वहाँ जाने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड था ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और नजीब यही सोचते हुए सो जाता है, क्योंकि वो टेंट में सोया था, इसलिए नजीब का मालिक उसे बुरी तरह से सुबह उठकर मारता है और टेंट के बाहर निकाल देता है। नजीब को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया है। उसकी बीवी ने नजीब को अचार दिया था, तो वो उसे देखकर उसे याद करता है और वहीं वो बूढ़ा आदमी नजीब को अपने पास बुलाता है और बकरी का दूध निकालकर वो अपनी भाषा में कहता है कि इसे ले जाकर मालिक को दे दो। लेकिन नजीब को ये बात समझ नहीं आई और उसे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे दूध पीने के लिए दे रहा है। नजीब उसे पीने लगता है। ये देख वो आदमी उसे रोकता है और इशारे से कहता है कि ये जाकर मालिक को दे दो। इस बार ये इशारा समझकर नजीब दूध ले जाकर मालिक को दे देता है। यहाँ फिर नजीब अपने मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि वो शायद गलत जगह पर आ गया है, वो इंडिया से यहाँ ये सब करने नहीं आया है। पर नजीब की बात उस शेख को समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए नजीब उसके पैर पकड़ लेता है। फिर वो शेख उसे दोबारा मारता है। फिर वहाँ एक और शेख आता है, जिसे नजीब अपना एड्रेस और बाकी चीजें दिखाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेख नजीब के सारे कागज फाड़ देता है। अब नजीब के पास अपनी किस्मत पर रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसे ऐसे देख शेख रोटी खाने के लिए देता है, पर वो सूखी रोटी काफी मोटी थी और वो नजीब के गले से भी उतर नहीं रही थी, तो शेख उसे रोटी पानी के साथ खाने के लिए कहता है। अब भूख की वजह से नजीब को ना चाहते हुए भी ये खाना पड़ता है। तो यार ये सीन लिटरली काफी इमोशनल था। रात में नजीब अपनी बीवी का दिया हुआ अचार खाते हुए उसे याद करता है। यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नजीब की बीवी उसे छोड़ने स्टेशन
इन्फॉर्मेशन आई थी। नजीब के एक पड़ोसी ने हकीम को भी उसके साथ भेज दिया था ताकि नजीब उसका भी ख्याल रख सके, और ये शायद आखिरी बार था जब नजीब ने अपनी बीवी को देखा था। अब वो चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। फिर नजीब के मन में यहाँ से भागने का ख्याल आता है, और जब यहाँ एक आदमी पानी लेकर आता है तो उसे नजीब कहता है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो, और तभी शेख उसे देख लेता है और मारने लगता है। जब नजीब उसे रोकता है तो शेख गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और उस बंदूक से नजीब को बुरी तरह मारता है। यहाँ भी नजीब अपनी पत्नी को याद करता है कि कैसे उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर गरीबी तो थी पर सुकून भी था, पर उस सुकून को नजीब अब बहुत ज्यादा याद करता है। वो कहते हैं ना यार कि कभी कभी जो चीज हमारे पास होती है उसकी तो हम कद्र नहीं करते और निकल पड़ते हैं बेहतर की तलाश में। इसलिए किसी बेहतर की तलाश में किसी बेहतरीन को ना खो दे। जो नजीब पहले अपने घर में जब मर्जी नदी में नहा लिया करता था, वो आज पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं था। यहाँ नहाना छोड़ो, मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं था। यहाँ तक कि शौच करने के बाद भी उसे रेत से ही धोना पड़ता था। फिर एक सुबह नजीब उठता है तो शेख उसे बकरियों को दूध निकालने के लिए इशारे से बोलता है, और नजीब देखता है कि वो बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कहता है कि ये तो उसका काम है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ना होने की वजह से अब नजीब को ही ये काम करना पड़ता है। पहले तो बकरी नजीब को लात मार देती है, लेकिन फिर किसी तरह से नजीब सीख जाता है और उसका दूध निकालने लगता है, और वो समझ चुका था कि उसे अब यही करना होगा, जिसके बदले उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये काम नजीब ने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे काफी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो उसे बकरियां मार भी देती हैं, जिससे नजीब को काफी चोटें भी आती है, लेकिन अब वो बकरियों के साथ घुल मिल गया था। वहीं अब यहाँ कुछ महीने बीत चुके थे। उसने काफी दिन बाद अपना चेहरा देखा था। जैसा नजीब पहले दिखता था उससे बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। साथ ही अब उसका शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा, और इस बारे में सोचकर वो काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे अचानक से पहाड़ी के पीछे से आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ का नजारा वो देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वहाँ बकरियों का ख्याल रखने वाले बूढ़े आदमी की लाश थी, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यानी वो यहाँ काम करते करते मारा गया, और इन शेखों ने उसे ढंग से आखिरी विदाई भी देनी जरूरी नहीं समझी। उसकी बॉडी की हालत देख नजीब गिद्धों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा नजीब पर ही हमला कर देते हैं, जिस वजह से नजीब को काफी चोटें भी आती हैं। नजीब अब समझ चुका था कि उसका भी अब यही हाल होगा, उसकी पूरी लाइफ इसी तरह बीत जाएगी और यहाँ से शायद वो अब कभी ना निकल पाए। यही सोचकर वो अगले दिन हिम्मत करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भागते हुए एक शेख देख लेता है, और वो शेख ऊंट पर बैठकर नजीब का पीछा करता है। और नजीब जब उसकी आवाज देने पर भी नहीं रुकता तो शेख उसकी तरफ गोली चला देता है, पर वो गोली नजीब को नहीं लगती। वो गिर जाता है। शेख गुस्से में उसके पास आता है और उसे गुस्से में बंदूक से बहुत मारता है, ताकि उसे ये सबक याद रहे और वो दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। इसलिए शेख मार मार कर उसकी एक टांग भी तोड़ देता है। नजीब की हालत अब उन भेड़ बकरियों की तरह हो चुकी थी, जिन्हें उनका मालिक मारता रहता है और बस अपने काम के लिए उनका इस्तेमाल करता है। रात को वो काफी दर्द में होता है और अपनी माँ और पत्नी को याद करके रोता है। फिर मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नजीब को शायद 1-2 साल बीत चुके हैं। वो एक दिन जब बकरियों के झुंड को लेकर जा रहा होता है कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को देख नजीब जल्दी से पहाड़ी के नीचे चला जाता है। इसी बीच वो यहाँ एक गुफा देखता है, जिसके उस तरफ किसी की आवाज आ रही थी, और वो आवाज सुनते हुए नजीब गुफा में चला जाता है। और जब वो गुफा की दूसरी तरफ से निकलता है तो वो वहाँ हकीम को देखकर उसे गले से लगा लेता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रोते हैं। इन्होंने एक दूसरे को उनकी आवाज से पहचाना था, क्योंकि शक्ल और बॉडी तो काफी हद तक बदल चुकी थी। हकीम नजीब से रोते हुए कहता है कि भैया, शुरुआत में इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, आज भी माँ याद आती है। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। फिर वो कहता है कि मैं हाल ही में इस जगह पर आया हूँ, लेकिन अब आप मुझसे मिलने यहाँ मत आइएगा, क्योंकि अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेगा। भैया आप चले जाओ। इतना कहकर हकीम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। नजीब भी क्या ही कर सकता था, वो भी हकीम को जाता देखता है और फिर वापस लौट जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। नजीब एक ऊँट को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी कुछ दूर पर वो हकीम को देखता है, जो कि एक कागज छोड़कर चला जाता है। फिर नजीब बड़ी ही मुश्किल से उस कागज को पढ़ता है, जिसमें हकीम ने लिखा था कि भैया, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे एक अफ्रीकन गुलाम मिला जिसका नाम कादरी है। उसे कुछ हद तक यहाँ का रास्ता मालूम है। उसकी मदद से हम भी यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें सही मौके की तलाश करनी है। आप भी तैयार रहना। अब अगले दिन हकीम नजीब को कादरी से मिलवाता है। कादरी अफ्रीकन लैंग्वेज बोलता था, जिसे हकीम समझ लेता था, लेकिन नजीब नहीं समझ पाता। पर यहाँ एक बात तो समझ आ गई थी कि कादरी दिल का बहुत ही अच्छा आदमी है। फिर अगले दिन हकीम नजीब को बताता है कि हम यहाँ से 2 दिन बाद भागेंगे। एक्चुअल में हकीम के मालिक की बेटी की शादी 2 दिन बाद होने वाली है, तो आसपास के सभी शेख शादी में शामिल जरूर होंगे। यही मौका है यहाँ से निकलने का। इस पर नजीब रोते हुए कहता है कि मैंने
कई बार कोशिश की है, इस विशाल बंजर रेगिस्तान में हम इतनी दूर कैसे भागेंगे। तो हकीम उससे कहता है कि भैया हिम्मत रखो, सब बहुत अच्छा होगा। बस फिर वो दिन आ ही जाता है जब शेख सुबह होते ही निकल जाते हैं और नजीब जब यहाँ अपने कपड़े खोलता है तब हम देखते हैं कि उसकी हालत कितनी ज्यादा बदतर हो गई थी। उसकी एक एक हड्डियां दिख रही होती हैं। फिर वो वहाँ पहली बार नहाता है और अपने बैग से निकालकर कपड़े पहनता है। तब वो देखता है कि उसकी कमर उसकी पैंट की कमर से आधी हो गई है, इसलिए वो अपनी पैंट को एक रस्सी से बांधता है। फिर आखिरी बार वो सारे ऊंट भेड़ बकरियों को खाना देता है और सभी से गुड बाय कहता है कि मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। इसी बीच नजीब को लेने हकीम और कादरी आ जाते हैं। तो हकीम नजीब से कहता है कि हमें रात होने से पहले रोड तक पहुँचना होगा। तो ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन रेगिस्तान तो इनकी सोच से भी ज्यादा विशाल था। रात होने तक सभी को प्यास लग जाती है। तब कादरी कुछ दूरी पर शेख लोगों को देखता है और चुपचाप थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करता है। एक तो रेगिस्तान में पानी, ऊपर से गुलाम चोरी कर रहे थे। ये देख शेख उस पर गोली चला देता है। तब कादरी, नजीब और हकीम ये देखकर भागते हैं और एक रेत के टीले से गिर जाते हैं। यहाँ तीनों ही उन शेखों से दूर तो आ गए थे पर कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि चारों ही तरफ बंजर रेगिस्तान और रेत ही रेत है। चलने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ये फैसला इन्होंने सोच समझ कर लिया था कि यहाँ गुलामी करते हुए मरने से अच्छा है कि यहाँ से निकलने की कोशिश में जान चली जाए। पर यार कहना आसान होता है पर करना उतना ही मुश्किल। तीनों भूखे प्यासे बस आगे बढ़ते जा रहे थे और कादरी सूरज की चाल के हिसाब से अपना रास्ता तय कर रहा था। इसी बीच नजीब और हकीम को कुछ दूरी पर पानी दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई ऊंट पानी पी रहा हो। उन्हें भागता देख कादरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि असल में उनकी आंखों का ये धोखा है जिसे हम मिराज कहते हैं। दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ बस एक ऊंट की लाश पड़ी होती है। फिर तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं कि अचानक से ढेर सारे रेत वाले सांप वहाँ आ जाते हैं, जिनसे कादरी हकीम को तो बचा लेता है, लेकिन नजीब उन सांपों के बीच फंस जाता है। उसे कादरी इशारे से वहीं बिना हिले खड़े रहने को कहता है और नजीब ऐसा ही करता है। कई सांप उसके अगल बगल और कुछ उसके पैरों के ऊपर से होकर चले जाते हैं और ये सीन देखने में काफी खतरनाक था। फिर कादरी देखता है कि नंगे पैर होने की वजह से नाजीब के पैर पर छाले पड़ गए हैं और सूजन भी आ गई है। ये देख कादरी उसके पैरों में कपड़ा फाड़कर बांध देता है ताकि वो चल पाए, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि इनका सफर कब और कैसे खत्म होगा। अब प्यास से तीनों की हिम्मत टूट रही थी, खासकर नजीब और हकीम की। फिर आगे ये लोग प्यास और भूख से बेहाल होकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। कभी हकीम गिर जाता है तो कभी नजीब, लेकिन कादरी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो इन दोनों को हिम्मत देता है और एक टाइम तो ऐसा आता है कि हकीम और नजीब की प्यास की वजह से बेहोश हो जाते हैं। फिर इसी बीच कादरी इन्हें अपना पसीना तक पिला देता है। इस तरह चलते हुए इन्हें 3 दिन बीत चुके थे। अब हकीम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था तो कादरी उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। जिस बीच हकीम को थोड़ा होश आता है तो उसे आगे शहर दिखने लगता है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। वो नजीब और कादरी को धक्का देकर वहाँ जाता है और जब कुछ नहीं मिलता तो वो रोने लगता है और उसे प्यास भी लगी थी तो वो रेत को ही पानी समझकर अपने मुंह में भरने लगता है। तब नजीब उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई फायदा नहीं होता। अब इस हालत में हकीम की सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं। उसे भी अपने सामने मरता देख नाजीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे इंडिया से आते वक्त हकीम की माँ ने कहा था कि इसका अपने भाई की तरह ख्याल रखना। नाजीब हकीम की बॉडी को पकड़कर रो ही रहा होता है कि तभी कादरी देखता है कि एक रेतीला तूफान सामने से आ रहा है, इसलिए वो जबरदस्ती नाजीब को लेकर भागता है। इस तूफान में हकीम की लाश भी उस रेत में कहीं खो जाती है। ये दोनों भी उस तूफान से किसी तरह बचते हैं। फिर जब तूफान थम जाता है तो कादरी को कुछ देर पर पानी दिखता है और दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर कादरी नजीब को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाता है। फिर उसे यहाँ एक बोतल दिखती है जिसे कादरी बांसुरी की तरह बजाता है। फिर रात बीतने के बाद अगली सुबह कादरी उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि रोड उसके करीब ही है, लेकिन इस बार वो भी निराश हो जाता है। इसी बीच नजीब उठता है और देखता है कि कादरी उसके लिए बोतल में पानी छोड़कर जा चुका है। अब नजीब अकेला था जो इसी बोतल से पानी पीते पीते किसी तरह किस्मत से रोड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक शेख अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और उसे पानी भी पिलाता है। ये शेख दिल का बहुत अच्छा होता है जो नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। फिर नजीब हाथ जोड़कर शेख का शुक्रिया करता है। फिर नजीब लड़खड़ाते हुए एक मलयाली रेस्टोरेंट के करीब गिर जाता है। इसका मालिक का नाम कुंचिका था जो नजीब का इलाज करवाता है, साथ ही उसके बालों को भी कटवाता है। फिर वो नजीब के बताए हुए नंबर और एड्रेस के जरिए किसी तरह उसकी बात उसकी बीवी से करवाता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि नजीब ने रेगिस्तान में पूरे 3 साल बिता दिए। वो अपनी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनकर रो पड़ता है। नजीब के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, इसलिए उसे पुलिस में सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग अपनी कंपनी या मालिक से भागकर आए थे उन्हें वो शेख पकड़कर वापस ले जाते थे। एक दिन नजीब
का शेख मालिक भी वहाँ आता है, जिसे देख नजीब डरता है कि कहीं वो उसको फिर से ना ले जाए। लेकिन वो नजीब को कहीं नहीं ले जाता, जबकि उसने उसको पहचान तो लिया था, पर एक्चुअली शेख के पास किसी और को काम करने आना था और वो नजीब को गलती से ले गया। और इसी तरह 3 महीने जेल में रहने के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसे वापस इंडिया रिपोर्ट कर दिया जाता है। जाते वक्त नजीब सोचता है कि लोग यहाँ से महंगी महंगी चीजें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए ले जाते हैं, लेकिन अब उसके पास अपनी बीवी और बच्चों को देने के लिए अपने वक्त के अलावा कुछ नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि उसके पास जो भी है वो काफी है। यहाँ लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो इस मूवी से हम ये सीखते हैं कि हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें। अपने सपनों के लिए मेहनत करो, लेकिन लालच में इतनी दूर ना निकल जाओ कि वापस लौटना इम्पॉसिबल हो जाए। इसी मैसेज के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी यहीं पर खत्म होती है।